हेलो एवरीवन, हमारे यूट्यूब चैनल एंडेमी क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सब जानते ही हैं कि इसमें हम लोगों का टीजीटी और पीजीटी के हिंदी सिलेबस का प्रैक्टिस चल रहा है और उसी प्रैक्टिस के क्रम में आज हम अगले सवालों के लेकर आए हुए हैं। आइए हम लोग उसी पर चर्चा करते हैं। तो आइए हम पहला सवाल देखते हैं क्या है। पहला सवाल कह रहा है कि कवियों के बारे में सही विकल्प है। कवियों के बारे में सही विकल्प की तलाश करने के लिए बोल रहा है। तो कवि हैं, कवि का जीवन परिचय है और उनसे संबंधित स्थान दिया है। तो पहले कवि हैं हमारे सूरदास। इनका जन्म कह रहा है कि 1478 ईस्वी में रूनकता या रेणुका नामक स्थान पर हुआ था। तो बात बिल्कुल सही है भाई। दूसरी बात है तुलसीदास, 1532 ईस्वी में राजापुर या सोरों में। बिल्कुल बात सही है। तीसरा है देवदत्त तिवारी द्विवेदी। देवदत्त द्विवेदी, देव का ही पूरा नाम क्या है? देवदत्त द्विवेदी। इनका जन्म कर रहा है 1673 ईस्वी इटावा में। तो बिल्कुल तीनों के तीनों सही हैं, इसलिए जो राइट आंसर हमारा होगा क्या होगा? डी, सभी। ये जो रूनकता या रेणुका नाम का गांव था, ये कहाँ था? ये मथुरा के आसपास था। ठीक। ये राजापुर जो था ये कहाँ था? बांदा में था। कुछ लोग इनको राजापुर का मानते हैं, कुछ लोग कहाँ मानते हैं? सोरो एक जगह है एटा में, वहाँ का मानते हैं। तो जो ऑप्शन में आए उसी ऑप्शन के हिसाब से आप इसमें से कोई भी एक लगा सकते हैं। ठीक। बाकी देवदत्त का इटावा। तो जो राइट आंसर होगा क्या होगा? सभी सही है। सूरदास 1478 ईस्वी रूनकता या रेणुका में जो मथुरा के आसपास है। तुलसीदास 1532 ईस्वी राजापुर या सोरो जो बांदा या एटा के पास है। तीसरा है देवदत्त या देवदत्त द्विवेदी 1673 ईस्वी जो इटावा में है। तो इसलिए सभी के सभी सही है। जो उत्तर होगा हमारा क्या होगा? डी होगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन में कह रहा है कि गलत विकल्प चुने। गलत विकल्प चुने। तो आइए हम गलत देख लेते हैं। रचनाएं दिया है, उसके बाद रचना के बाद रचनाकार का नाम दिया है। सूरसागर, साहित्य लहरी और सूर सारावली कह रहा है कि सूरदास की रचना है। दूसरा कह रहा है रामचरितमानस, पार्वती मंगल, जानकी मंगल कह रहा है तुलसीदास की रचना है। रस विलास, भाव विलास, भवानी विलास कह रहा है कि देव की रचना है। चौथा कह रहा है कि कोई विकल्प गलत नहीं है। तो बिल्कुल बात सही है, कोई विकल्प नहीं गलत है, इसलिए राइट आंसर क्या होगा? डी, क्योंकि डी ही है ऐसा उत्तर जो कह रहा है कि कौन सा गलत है। तो कोई गलत नहीं है। ठीक। सूर सागर से ही क्या लिया गया है? भ्रमर गीत, भ्रमर दूत है। ठीक। उसके बाद साहित्य लहरी, ये सब इन्हीं की रचनाएं हैं। रामचरितमानस, पार्वती मंगल, जानकी मंगल ये सब क्या है? इनकी अवधी में लिखी रचनाएं हैं, अवधी भाषा में। अवधी भाषा। रामचरितमानस हुआ, पार्वती मंगल हुआ, जानकी मंगल हुआ, रामलला नहच्छु हुआ, बरमय रामायण नायिका भेद हुआ, ये सब किस में लिखा हुआ है? अवधी में लिखा है। इसके अलावा जो भी इनकी रचनाएं हैं वो किस में लिखी गई हैं? ब्रज में लिखी गई हैं। तो कह सकते हैं आप कि जो तुलसीदास जी की रचनाएं हैं और तुलसीदास की जो भाषा पे पकड़ थी वो अवधी और ब्रज भाषा दोनों पे समान रूप से पकड़ थी। अवधी और ब्रज पे समान रूप से इनकी पकड़ थी, क्योंकि इनकी जितनी रचनाएं अपने हिंदी अवधी में लिखे हैं उससे ही कहीं ज़्यादा रचनाएं ब्रज भाषा में भी लिखे हुए हैं। ठीक। तो इस तरीके से दूसरा भी हो। तीसरा रस विलास, भाव विलास और भवानी विलास, ये क्या है? देव की रचनाएं हैं। और देव कैसे कवि हैं? ये रीतिकालीन कवि है, रीतिकालीन कवि। ठीक। और ये दोनों लोग कैसे कवि हैं ये भी जान लो। तो भक्तिकालीन कवि, भक्तिकालीन। और भक्तिकालीन में भी कैसे कवि हैं? एक कैसा है? निर्गुण और एक सगुण। तो सगुण में भी दो धाराएं थी, आपको पता ही होगा। एक धारा है राम काव्य परंपरा,
राम काव्य परंपरा और दूसरा है कृष्ण काव्य परंपरा। कृष्ण काव्य परंपरा। और कृष्ण काव्य परंपरा के प्रमुख कवि कौन है? सूरदास। और राम काव्य परंपरा के प्रमुख कवि कौन है? तुलसीदास। तो आइए हम निर्गुण में भी देख लेते हैं। निर्गुण में भी क्या है? एक संत काव्य है और दूसरा कौन सा है? सूफी काव्य। सूफी काव्य। तो संत काव्य के प्रमुख कवि कौन है? तो संत काव्य के प्रमुख कवि कबीर हैं। और सूफी काव्य के प्रमुख कवि कौन है? जायसी हैं। ठीक, राइट। इतना तो क्लियर हो गया होगा आप सबको। तो इस तरीके से इसको देखे रहिएगा। ठीक, और बाकी अब अगला सवाल हम देखते हैं। अगला सवाल क्या है? राम लक्ष्मण परशुराम। राम लक्ष्मण परशुराम संवाद किस कांड में वर्णित है? तो जो आपके पाठ्यपुस्तक में लगी हुई कविता है, उस कविता में रामचरितमानस का प्रसंग जो है, उससे जो रामचरितमानस में कितने कांड हैं? तो आपको पता है 7 कांड हैं। तो 7 कांड में से जो आपके पाठ्यपुस्तक में लगी है वो लगी है बालकांड। बालकांड में, और उसमें संवाद लगा हुआ है। किसका संवाद? राम लक्ष्मण और परशुराम का। और ये संवाद किस लिए लगा है? क्योंकि वहाँ पे जब गए थे ये धनुष तोड़ दिए थे शिव जी का, तो उसी को लेकर परशुराम उत्तेजित हैं, क्रोधित हैं। वही लक्ष्मण और परशुराम का जो संवाद है उसमें भगवान राम जो उसमें बीच बचाव कर रहे हैं, समझौता कर रहे हैं कि गलती हो गई, हम नहीं जानते थे। तो उसी को लेकर ये सारा संवाद है। तो ये किस में संबंधित है? बालकांड में। अयोध्या कांड में क्या होता है? अयोध्या कांड में राम जी से संबंधित सारा उनका जन्म और वहाँ इनका पालन पोषण, विवाह, ये सब जो था, इनका जन्म और लालन पालन उससे संबंधित है। लंका कांड क्या है? ये तो आप लंका कांड नाम से ही जानते हैं। किष्किंधा कांड क्या है? राम सुग्रीव और इन सब की मित्रता से संबंधित है। ठीक, इस तरीके से और बाकी जो 3 कांड बचे हैं उसको भी आप देख लेना। जब अपने से खोज कर देखेंगे तो ज़्यादा दिन तक याद रहेगा। ठीक है, आइए अगला देखते हैं। लेखकों का जन्म स्थान है। तो आइए देखते हैं। कमलेश्वर 1932 मैनपुरी, मधु कांकरिया 1957 कोलकाता, अज्ञे 1911 देवरिया। ठीक, तो बिल्कुल सही है। ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। इसलिए जो राइट आंसर होगा हमारा क्या होगा? सभी सही है। तो अज्ञे को प्रयोगवाद का जनक माना जाता है। इनको प्रयोगवाद। ठीक, उसके बाद अज्ञे की रचना क्या है? तार सप्तक। तार सप्तक का प्रकाशन किए थे संपादक। तार सप्तक पत्रिका थी, उसका संपादक। इसमें कितने लेखक हैं? 7 लेखकों का नाम है। तो ये तार सप्तक कब प्रकाशित की गई थी? 1943 में। तो इतनी बात आप इतना याद रखना इनसे संबंधित। ठीक, और आइए कमलेश्वर की विधाएं हैं। अगला सवाल कर रहा है कमलेश्वर की विधाएं हैं। सारिका, दैनिक जागरण, दैनिक भास्कर, पत्रिका थी। पत्रिका है, बिल्कुल बात सही है। तो एक सही है। और कितने पाकिस्तान? वही बात। ये उपन्यास है इनका, ये भी बात सही है। जॉर्ज पंचम की नाक, जिंदा मुर्दे और राजा निर्बंसहिया। राजा निर्बंसिया। राजा निर्बंसिया क्या है? इनका कहानी संग्रह है। तो इस तरीके से तीनों के तीनों सही है। इसलिए ऑप्शन जो हो जाएगा क्या हो जाएगा? सही, सभी सही हो जाएगा। ये जो जॉर्ज पंचम की नाक है ये व्यंग्यात्मक कहानी है। कैसी कहानी है? व्यंग्यात्मक। व्यंग्यात्मक कहानी है और यही आपके सिलेबस में क्या है? लगी हुई है। ठीक, और ये किससे संबंधित है? महारानी एलिजाबेथ द्वितीय और जॉर्ज पंचम के, जॉर्ज पंचम
भारत आगमन के लिए जो तैयारी हो रही है ब्रिटेन में, और यहाँ पर भारतीयों के द्वारा जो तैयारी हो रही है उसी विषय पर, वही विषय पर ये क्या है, सारी चर्चा चल रही है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो हमारा अगला सवाल है, कह रहा है कि सही चुने, सही चुने। सूरदास वात्सल्य और श्रृंगार के श्रेष्ठ कवि थे। वात्सल्य और श्रृंगार रस के, कह रहे हैं कि सूरदास वात्सल्य रस और श्रृंगार रस के श्रेष्ठ कवि थे। तो बिल्कुल भाई। तुलसीदास मानव मूल्यों के उपासक कवि थे। तुलसीदास मानव मूल्यों के उपासक कवि थे। बिल्कुल ये भी बात सही है। जन कल्याण के लिए उसके बारे में इन्होंने रामायण की रचना की। रामायण की रचना में बहुत सारे ऐसे प्रसंग रखे और बहुत सारे ऐसे प्रसंग हटाए जो कुरीतियों पे आधारित थी, बोलियों पे आधारित थी। तो इसलिए मानव मूल्यों के उपासक कवि थे। तो बिल्कुल सही बात है। देव की श्रृंगारिकता और अलंकारिता काव्यगत विशेषताएं हैं। बिल्कुल, देव रीतकालीन कवि थे और रीतकालीन कवि होने के नाते श्रृंगार रस का वर्णन, राजाओं का महिमा करना और अलंकार युक्त भाषाओं का प्रयोग करना, चूँकि वो ये सब राजकवि थे। राजकवि थे तो जाहिर सी बात है कि राजसी ठाट बाट का उल्लेख करना तो इनकी स्वाभाविकता थी, क्योंकि भाई प्रशंसा में ही राजा खुश होता था। तो स्वाभाविक सी बात है जहाँ पे श्रृंगार और अलंकार का दोनों का विशेषता आई जाएगी। तो जो इसके राइट आंसर होंगे क्या होंगे, सभी सही है, अर्थात कोई गलत नहीं है। ठीक, अगला सवाल देख लेते हैं। शिव पूजन सहाय का बचपन का नाम था। भोलानाथ, धनपत राय, नवाब राय, लल्ली। तो धनपत राय जिसका नाम है आप जानते ही हैं, मुंशी प्रेमचंद का। इनका जन्म स्थान कहाँ है, लमही वाराणसी में। इनके प्रमुख उपन्यास कौन कौन से हैं, गोदान है, गबन है, सेवा सदन है, ठीक, रंगभूमि है। ये सब क्या है, इनके गोदान उपन्यास हैं। कहानी संग्रह है मानसरोवर, 8 खंडों में है। और इन्हीं का नाम क्या है, नवाब राय। नवाब राय ये उर्दू में रचनाएं करते थे। नवाब राय से जो इनकी कौन सी रचना थी उर्दू में, सोजे वतन, जिसे अंग्रेजों ने क्या किया था, पकड़ लिया था। ठीक, तो और ये लल्ली कौन है, लल्ली एक कवयित्री है। क्या है, कवयित्री है। और इनका जो मूल नाम है क्या है, ललद्यद। ललद्यद याद रखना, ये इनका मूल नाम है। और इन्हीं को लल्ला, लल्ली, ये सब इन्हीं को कहा जाता है। तो शिव पूजन सहाय का बचपन का नाम जो था वो क्या था, भोलानाथ। यही एक ऑप्शन बचता है। धनपत राय, नवाब राय, मुंशी प्रेमचंद का नाम है। लल्ली जो नाम है ये किसका है, ललद्यद। ललद्यद, ठीक, ये इनका नाम है। तुलसीदास की रचना विनय पत्रिका और कवितावली किस भाषा में है। तो भाई हमने आपसे पहले ही जब प्रश्न लिया था तो वहाँ पे बोल दिया था कि महाकवि तुलसीदास ये अवधी और ब्रज दोनों पर समान रूप से पकड़ रखते हैं। दोनों के एक इनके पास विशिष्ट जानकारी थी। ये दोनों भाषाओं में अपनी रचनाएं को लिखे हैं, जिसमें से हम क्या बताए थे, रामचरितमानस, रामलला नाहछू, वरवय रामायण भेद, वरवय नायिका भेद, और वरवय रामायण भेद, और पार्वती मंगल, जानकी मंगल। ये सब किस भाषा में है, ये सब अवधी भाषा में है। बाकी इनका जो यहाँ पे ऑप्शन दिया है क्या, विनय पत्रिका और कवितावली, ये किस में है, ये ब्रज भाषा में है। तो इसलिए किस भाषा में है, तो ब्रज भाषा में आप लगा दोगे। अवधी की बात हम करी के लिए, अवधी की भाषा में जो इनका ट्रिक है लिख लो, राम राम जानकी पार्वती
राम राम जानकी पार्वती बरवा। बरवा कहने का मतलब क्या है, आप तो राम राम करते ही हो भैया, राम राम। तो यहीं पर राम राम जानकी पार्वती बरवा, ये किसमें है, अवधि। ये ट्रिक आप ध्यान रखना, ये ट्रिक। राम से रामचरितमानस, रामचरितमानस, ठीक। फिर राम से रामलला नहछु, रामलला नहछु, ठीक। जानकी से जानकी मंगल, पार्वती से पार्वती मंगल, और बरवा से बरवय रामायण। पिछले वीडियो में हम आपको एक ट्रिक और बताए थे, वहां पर वो कौन सी ट्रिक थी, ट्रिक लिख दे रहे हैं, उसको आप कंप्लीट करिएगा कमेंट में। क्या थी, प्रेम से हंस जा माधुरी। ये कोई प्रेमी है, ये कोई प्रेमिका है, उससे कह रहा है कि प्रेम से हंस जा माधुरी। हिंट के लिए आपको बता दें कि ये पत्रिका थी, किसकी पत्रिका थी, प्रेम मतलब प्रेमचंद की। और अधिक जानने के लिए आप पिछला वीडियो देख सकते हैं, या फिर वहाँ देखे हैं तो आप कमेंट करके बता सकते हैं कि कौन कौन सी पत्रिका इनकी थी, ठीक। तो आइए अगला सवाल हम देखते हैं। देव का पूरा नाम था, देव का जन्म हम आपको बता चुके हैं, इटावा में हुआ था। और देव कैसे कवि थे, रीतिकालीन कवि थे, ठीक। तो देवदत्त तिवारी, देवदत्त द्विवेदी, देवदत्त शर्मा, इनमें से कोई नहीं। तो इनका जो नाम था वो था देवदत्त द्विवेदी। ये इनका जन्म स्थान इटावा था। और उसी से सटा हुआ एक जन्म स्थान किनका था, मैनपुरी में। इटावा से सटे हुए जिले में मैनपुरी में किसका जन्म स्थान था। अभी क्वेश्चन कराए हैं, आप लोग कमेंट करिएगा अगर याद आ जाए तो, ठीक। आइए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रयाग महिला विद्यापीठ की स्थापना किसने किया। बहुत इंटरेस्टेड क्वेश्चन है, ट्रिक मार्क कर लीजिए, क्वेश्चन पूछ सकता है। और बहुत प्रमुख लेखिका, कवयित्री, कुछ भी कह सकते हो। और आपके हिंट के लिए बता दें कि इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिला था। तो अब थोड़ा सा बताने की कोशिश करिए। प्रयाग महिला विद्यापीठ की स्थापना किसने किया था। मृदुला गर्ग, इंदिरा गांधी, सरोजिनी नायडू, महादेवी वर्मा। तो शायद आप लोग पहुंच गए होंगे उत्तर के पास, महादेवी वर्मा। महादेवी वर्मा की कौन कौन सी रचना आपके उसमें लगी है, बुक में, सिलेबस में। एक तो भक्तिन लगी है, और एक कौन लगी है, चलिए ये भी आपके लिए बता ही देते हैं। ओ आपके लिए छोड़ देते हैं। अगर पिछला वीडियो देखे होंगे तो सारे प्रश्न हुए हैं और ढंग से व्याख्या सहित किए हैं, उसके बारे में भी बताया। जैसे भक्तिन की बात हो रही तो भक्तिन के बारे में पूरा विस्तार से चर्चा की गई है। वहाँ से अगर प्रश्न आएगा तो आपका छूट ही नहीं सकता किसी भी हाल में। उसी तरीके से दूसरा भी है। तो एक क्या है, एक संस्मरण है, एक रेखा चित्र है, ठीक। तो आप याद करना। मृदुला गर्ग का क्या नाम था, उमा नाम था, बचपन का नाम घरेलू नाम। इंदिरा गांधी का छोड़ दीजिए, जो भी होगा। सरोजिनी नायडू को भी आप लोग देख लीजिए, देखना होगा तो। आइए अगला सवाल देखते हैं। सुमित्रानंदन पंत की रचना, सुमित्रानंदन पंत, इन्हें क्या कहा जाता है, किस उपनाम से पुकारे जाते हैं ये, बताओ भाई। प्रकृति का सुकुमार कवि किसे कहा जाता है, प्रकृति का सुकुमार कवि, सुकुमार कवि। एक बात हो गई। दूसरी बात,
एक और ये प्रगतिवाद के जनक भी हैं, प्रगतिवाद के जनक भी हैं। और तीसरी बात पूछ रहा है कि सुमित्रानंदन पंत की रचना चिदंबरा के लिए कौन सा पुरस्कार मिला था? साहित्य अकादमी, भारत भारती, ज्ञानपीठ और सरस्वती सम्मान। तो बताइए कौन सा पुरस्कार मिला था? ज्ञानपीठ पुरस्कार। कब मिला था? 1968 में। किसके लिए मिला था? कविता संग्रह है। क्या है? चिदंबरा के लिए। ये क्या है? कविता संग्रह। ठीक, तो इस तरीके से आज हम लोग इतने क्वेश्चन देखे हैं और हम उम्मीद करते हैं आपको ये जो प्रश्नोत्तरी चल रही है पसंद आई होगी। और अगर पसंद आई है तो फिर आप अपने हिसाब से समझ सकते हैं क्या करना है। बाकी तो फिर आगे हम मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।